कहते हैं कोई भी देश अगर जंग के मैदान में उतरता है तो नुकसान दोनों तरफ को होता है। अगर आप ये बात मानकर चल रही हैं कि एक मजबूत है दूसरा कमजोर है तो सिर्फ कमजोर को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ देशों की गलतफहमी है जो इस जंग के मैदान में कूद जाते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण हम सब ने देखा था, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ। सबको लगा कि यूक्रेन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और जंग मैदान में नहीं टिक पाएगा, लेकिन ये वही यूक्रेन है जिसने लगभग 3 साल के बाद एक ऐसा मूवमेंट लिया कि पूरे रूस को हिलाकर रख दिया। उसके सोचिए 40 विमानों को नेस्तनाबूद कर दिया, 400 ड्रोन्स उतार दिए। मतलब ये बहुत बड़ी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से की गई थी। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात यूक्रेन और रूस की नहीं बल्कि बात करेंगे ईरान और इजराइल की, जिनके बीच की 12 दिन की जंग आखिरकार खत्म हो गई है। लेकिन क्या यह जंग अमेरिका ने खत्म करवाई है या फिर इसमें किसी और का हाथ है? आज यही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका क्या होती है जब दो देशों के बीच जंग होती है। आप मानकर चलिए पाकिस्तान का हितैषी बनने वाला अमेरिका और अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला असीम मुनीर, जो आजकल नोबेल पीस प्राइज की सिफारिश भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि भैया मिल जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन पाकिस्तान के ही मंत्री इस बात को कबूल करते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो दो देशों में पहले लड़ाई करवाता है और फिर बाद में उसकी मलाई खाता है। अमेरिका का सीधा सीधा टारगेट है अपने हथियारों को बेचना, अपने हथियार मार्केट को स्ट्रांग करना। तो ऐसे में जो कमजोर होगा उसकी तरफ अमेरिका खुद ब खुद आकर्षित होता हुआ चला जाता है। यूं ही नहीं, अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं। आप मानकर चलिए कि मिडिल ईस्ट के ऐसे कई देश हैं और कई ऐसे समूह हैं जिनके सामने अगर अमेरिका अकेला भी खड़ा हो जाए ना तो कई ऐसे मोर्चों पर उनको ध्वस्त कर सकता है जिनके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। जी हां, चाहे सैन्य ताकत के मामले में हो, आर्थिक ताकत के मामले में हो, वैश्विक प्रभाव हो या फिर क्षेत्रीय गठजोड़ हो, अमेरिका कुछ मिडिल ईस्ट के देशों के समूह के सामने अगर अकेला खड़ा हो जाए तो इन सबको तबाह कर सकता है। निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट के देश इसीलिए अमेरिका से पंगा लेने से, डायरेक्ट पंगा लेने से एटलीस्ट बचते हैं। लेकिन ईरान का क्या? वो ईरान जो कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दाग देता है, वो ईरान जिसके सुप्रीम लीडर खामेनेई कहते हैं कि ईरान और ईरान के इतिहास के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें यह बात पता है कि हम सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं, हम आत्मसमर्पण करने वाले लोग नहीं हैं। यह मैसेज किसके लिए गया है? खामेनेई का। आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह मैसेज, ये ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब खबर आई कि कतर के दोहा में जो अमेरिकी सैन्य बेस है उस पर ईरान ने मिसाइल दागी है। हालांकि खामेनेई की तरफ से कहा गया कि हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन सब जानते हैं कि इस जंगे मैदान में कौन कौन किस किस हद तक कूदा हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही यह सीज फायर कराया है? क्योंकि क्रेडिट तो उन्होंने बहुत जल्दी ले लिया, बाकायदा लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप खबर की सच्चाई तो जान लीजिए। अकेले ट्रंप को क्रेडिट देना पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि खबर मिल रही है कतर पुरजोर कोशिश कर रहा था कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हो जाए। कतर पुरजोर कोशिश कर रहा था कि चाहे ईरान हो या इजराइल, दोनों के बीच में ये जो जंग चल रही है ये खत्म हो जाए। और इसीलिए ये मुस्लिम देश भी पूरा साक्षी बना है इस जंग का भी और सीज फायर का भी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अकेले क्रेडिट देना पूरी तरीके से गलत होगा। हालांकि सीज फायर कराने के मुद्दे पर, मध्यस्थता का ऐलान कराने के मुद्दे पर एक बार फिर से ट्रंप अपनी बेइज्जती करा बैठे हैं। कैसे उनकी बेइज्जती हुई है मैं आपको आगे बताऊंगी। ट्वीट देखिए पहले उनका कि वो ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं। ट्रंप लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, यानी वो सबको बधाइयां दे रही हैं। किस सबको? वो इन दोनों देशों को बधाइयां दे रही हैं, इनकी जनता को बधाई दे रही हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि युद्ध विराम होगा। फिर उन्होंने 6 घंटे, 12 घंटे और एट द एंड 24 घंटे का एक टाइम पीरियड रखा है और उस टाइम पीरियड में ये बताने की कोशिश की है कि पूरी तरीके से ये वॉर खत्म हो जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसी जंग है जो कई साल तक चल सकती थी और पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ईश्वर इजराइल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को, मिडिल ईस्ट को, अमेरिका को, पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे, ये बात कहते हुए नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता था कि अब वक्त आ गया है, दुनिया और मिडिल ईस्ट ही असली विजेता है। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। वैसे आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट सामने आया है, आप ये बात मानकर चलिए कि इस ट्वीट के साथ साथ ही ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया था। दोनों की टाइमिंग सेम थी। अब ये इत्तेफाक कैसे हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप जाने, क्योंकि उन्हें मध्यस्थता कराने का ज्यादा शौक है। लेकिन इन सबके बीच इतना मानकर चलिए कि कतर भी आगे आया है। कतर ने भी ईरान और इजराइल के बीच समझौता कराया है। चाहे बड़े बड़े नेताओं से बात करना हो या फिर दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए पुरजोर कोशिश करना हो, कतर लगातार काम कर रहा था और कतर की मेहनत अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मतलब अगर आप अमेरिका को सिर्फ एकमात्र कहेंगे कि अमेरिका इस चीज के लिए जिम्मेदार है तो पूरी तरीके से गलत होगा। फुल फ्रेम विजुअल्स लाइए ताकि लोग पहचान सके। देखिए खामेनेई, अब इन युद्ध के दौरान क्या होता है कि लोग समझ जाते हैं कि कौन सा चेहरा किसका है, कौन किसका राष्ट्रपति है। अमूमन अब से पहले ये नहीं होता था, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में लोग अब बाय फेस लोगों को पहचानने लगे हैं। मैंने आपको बताया कि खामेनेई और ट्रंप के बीच में जो एक तरीके से अभी भी जुबानी जंग खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर बार बार इस बात का एहसास लोगों को करा रहे हैं कि ईरान और ईरान का इतिहास रहा है कि हम सरेंडर करने वालों में से नहीं हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका और अमेरिका के सामने खड़े मिडिल ईस्ट के 16 देश इस बात को मानकर चल रही हैं कि अगर वक्त रहते ये सीज फायर नहीं होता तो एक बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता था। और शायद इसीलिए बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि ये जंग छोटे शेड्यूल के लिए रही तो ठीक रहा, अगर ये बड़े शेड्यूल के लिए होती तो मानकर चलिए दुनिया के कई देश इसमें सम्मिलित होते, उनको नुकसान होता। और मैंने आपको इसीलिए शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि चाहे सैन्य ताकत हो अमेरिका की और मध्य पूर्व के देशों की, चाहे आर्थिक ताकत हो अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों की, चाहे वैश्विक प्रभाव हो, चाहे क्षेत्रीय गठजोड़ हो, हर तरीके से कुल जमा बात यह है कि अमेरिका सैन्य, आर्थिक और वैश्विक प्रभाव के मामले में मिडिल ईस्ट के किसी भी देश या उसके समूह से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हालांकि अगर आप मिडिल ईस्ट के कुछ देशों की बात करेंगे तो वो क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा प्रभावशाली हैं, अगर हम बात करें तेल को लेकर, भू राजनीति को लेकर। लेकिन अगर आप वैश्विक पैमाने पर देखेंगे तो अमेरिका का मुकाबला ये मिडिल ईस्ट के देश एक साथ आकर या अपना समूह बनाकर भी नहीं कर सकते। और इसीलिए अमेरिका का डायरेक्ट इंटरवीन करना कहीं ना कहीं ईरान के लिए बड़ा झटका था और इसीलिए शायद अब दोनों देशों की तरफ से समझौते पर विचार किया जा रहा है। ऑफिशियल तौर पर किसी की भी तरफ से अगर मतलब ट्रंप को छोड़ दिया जाए तो इजराइल और ईरान की तरफ से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल के अधिकारी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो युद्ध को रोकने के मूड में अब हैं। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन मानकर चलिए अमेरिका अकेला नहीं, कतर ने भी दोनों के बीच सीज फायर को लेकर कोशिश की थी और वो रंग लाती हुई नजर आई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।